साथ सुमन पुरोहित जी जुड़ चुके हैं। जी सुमन जी, क्या कुछ हाल है जबलपुर के और क्या खबरें हैं जो आज सुर्खियों में रहने वाली जबलपुर से? आपको पहले बताना चाहूंगा कि जबलपुर में उनके सलाहकार बोर्ड की बैठक है। महाकोशल संभाग के करीब 12 सांसद इसमें शामिल होंगे। इस दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और जो बैठक होती है इसमें रेल यात्रियों की सुविधाओं से संबंधित मामलों पर चर्चा होती है और जो तमाम मुद्दे होते हैं वो पहले से सांसदों के द्वारा जो रेल विभाग के अधिकारियों तक पहुंचा दिए जाते हैं और उस पर बैठक में उस पर चर्चा होती है और निर्णय लिया जाता है। तो इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण बैठक है। इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये उठ सकता है कि जो हाल ही में वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई थी उसमें टिकटों की कम बिक्री होना एक प्रमुख मुद्दा है और उस बारे में कहा जा रहा है कि जबलपुर से भोपाल इंदौर के लिए कई ट्रेनें हैं, वहीं रायपुर जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी है वहाँ के लिए ट्रेन सिर्फ एक है। अगर इस ट्रेन को ब्रॉडगेज में गोंदिया होते हुए रायपुर कर दिया जाता है तो निश्चित रूप से इस ट्रेन का औचित्य भी सामने आएगा और लोगों को भी इसका फायदा होगा, काफी मात्रा में टिकटों की बिक्री भी होगी। तो इस तरह के तमाम और मुद्दे करीब 10 से 12 जो सांसद अपने लोकसभा क्षेत्र की समस्याओं को लेकर यहाँ पर बैठक में शामिल होंगे। इसके अलावा जबलपुर कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने एक नवाचार शुरू किया है और इस अभियान के तहत 40 ग्राम पंचायतों में विभिन्न विभागों के जो जिला के प्रमुख अधिकारी हैं ये ग्राम पंचायतों में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे, उनके साथ संवाद स्थापित करेंगे और जो समस्याएं संबंधित विभाग की है उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। तो अपने अपने एक अच्छी पहल, एक अच्छा नवाचार माना जा रहा है और ये जबलपुर में इसकी शुरुआत आज से हो रही है। आज 40 ग्राम पंचायतों में विभिन्न विभागों के अधिकारी जो आज विजिट करेंगे। इसके अलावा महत्वपूर्ण जो घटना आपको बताना चाहूंगा कि जबलपुर में MBA की छात्रा वेदिका सिंह हत्याकांड का जो मामला जिसमें मुख्य आरोपी गोली चलाने वाला बीजेपी का नेता प्रियांशु विश्वकर्मा इस समय जेल में है। तो इसमें पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की गई थी उसको लेकर निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर आज क्षत्रिय समाज बड़े स्तर पर एकत्रीकरण करके पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचेगा और अभी से उस मार्ग को पोस्टरों से सजा दिया गया है और श्रद्धांजलि के पोस्टर लगाए गए हैं। उसमें मांग की गई है कि जो पुलिस ने कार्रवाई की थी, पहले 308 का मामला गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया था, फिर 307 का और फिर इसके आखिर में 302 जब उसकी डेथ हो गई। तो इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं समाज के लोगों के द्वारा और इससे पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच के पुलिस अधीक्षक से बात करके उन्हें ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसके बाद अलावा बात करें मौसम की तो पिछले 4 से 5 दिनों तक काफी अधिक बेचैनी लोग महसूस कर रहे थे तेज उमस के कारण, लेकिन कल शाम को बादलों ने मेहरबानी की, मानसून सक्रिय हुआ और हल्की बारिश हुई और इसके बाद से अभी बारिश थमी हुई है। हल्की हवा से लोगों को काफी राहत महसूस हो रही है, लेकिन फिर भी अभी भी लोगों को तेज बारिश का इंतजार है। उसके साथ कहीं ज्यादा किसानों को भी बारिश का इंतजार है क्योंकि धान जैसी फसल की बोनी की जो है प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके अलावा हम राजनीतिक बात करें तो विधानसभा चुनाव निकट है, चुनावी साल है, इस बात को ध्यान में रखते हुए अभी जिले की 8 विधानसभाओं में जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विधायक हैं उन्होंने अपनी जो है सक्रियता बढ़ा दी है और वे लोग भी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं जिन्हें टिकट की आस है। तो बूथ स्तर पर और मंडल स्तर पर जो है संपर्क अभियान जो चालू है। कल भी पश्चिम विधानसभा में जो कांग्रेस के विधायक है तरुण भानोट, पूर्व वित्त मंत्री के प्रदेश के, उन्होंने लोगों से संपर्क किया, उनकी समस्याओं को सुना। तो ये अभियान जो है इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी का भी मंडल स्तर पर, बूथ स्तर पर लोगों से जो जनसंवाद का जो है अभियान है वो भी आज जारी रहेगा। मतलब चुनावी हलचल जोर पर है सुमन जी। तो बिल्कुल जबलपुर ही नहीं बल्कि आसपास के तमाम जो पूरे महाकौशल की बात करें तो बिंद क्षेत्र की बात करें तो चुनावी सरगर्मी साफ महसूस की जा रही है और जैसा कि कांग्रेस के कई बड़े नेता, उनका मानना है कि लगातार सत्ता में भारतीय जनता पार्टी रही है, इनकी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कहीं न कहीं उसका उन्हें लाभ मिलेगा। तो इस लिहाज से जैसे तो और भी ज्यादा सक्रिय है और इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनका भी ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो जनहित की योजनाओं को शुरू किया है, आम आदमी तक इसका लाभ पहुंचाया है और जो उसका समाज को लाभ मिला है तो इसका लाभ निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद है इस चुनाव में उन्हें मिलेगा। तो अपने अपने दावे हैं और अपने स्तर की दोनों ही प्रमुख दलों की तैयारी है। जी सुमन जी, अगर हम वेदिका हत्याकांड की भी बात कर लें, जो वेदिका हत्याकांड में SP को ज्ञापन सौंपा गया है निष्पक्ष जांच के लिए, उस पर
क्या कुछ अभी तक प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए, ये घटना 16 जून की है धनवंतरी नगर इलाके में, जहां पर ये छात्रा को गोली मारी गई थी और काफी गंभीर स्थिति में इस छात्र को निजी अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल कराया गया था। वहां 10 दिनों तक मौत से संघर्ष करने के बाद छात्र ने दम तोड़ दिया था। छात्र MBA की छात्र थी और इसके बाद जो आरोपी है वो मौके से फरार हो गया था। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि घटना स्थल पर जहां पर CCTV कैमरे लगे थे वो सब आरोपी अपने साथ ले गया था। इसके बाद 3 दिन बाद जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया तो उसे 1 दिन की पुलिस की रिमांड मिली और इस 1 दिन में जो पुलिस है वो जो पिस्तौल से चलाई गई गोली का जो खोल है वो भी बरामद नहीं कर पाई थी। तो लोगों का ये कहना है कि पुलिस को यहाँ पर आरोपी से कुछ और अधिक की मतलब 10 कोर्ट से अधिक रिमांड लेनी थी और आरोपी से तमाम जो सबूत इकट्ठे करने थे जो नहीं कर पाई पुलिस। और इसके साथ साथ ये भी सवाल उठाया गया था कि पुलिस को 307 का मामला दर्ज करना था, लेकिन गैर इरादतन हत्या पहले ही दर्ज किया गया। तो तकनीकी जो इसका लाभ है, जब 302 जो चार्ज है वो फ्रेम होगा तो उसको कहीं ना कहीं इसका लाभ मिल सकता है, ऐसे कानून के जानकारों का मानना है। तो पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए जा रहे थे। इस बात को लेकर जो समाज के जो लोग हैं आज कुछ उसमें जो कानून के जानकार भी होंगे, पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचेंगे और अपनी बात रखेंगे और इस बात को कोशिश करेंगे कि जो वेदिका के साथ न्याय हो, आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिले, उसे कहीं किसी बात का लाभ न मिल पाए। हालांकि मृत्यु पूर्व बयान हुआ था छात्रा का, लेकिन ये इस बात से समाज के लोग संतुष्ट नहीं है, वो इसकी पूरी पुख्ता कार्रवाई चाहते हैं। इसके अलावा एक बात और आपको बताना चाहूंगा कि इस बीच नगर निगम की ओर से आरोपी प्रियांश विश्वकर्मा के परिवार को नोटिस जारी किया गया था कि क्यों न उनका मकान तोड़ा जाए, क्योंकि ये मकान भी अवैध है। इस बात को लेकर परिजन जो है, कहने के आरोपी के परिजनों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी और ये उसमें अपील की थी कि नगर निगम को निर्देश दिया जाए कि वो मकान तोड़ने की कार्रवाई न करे। तो हाई कोर्ट ने तमाम दस्तावेजों मंगवाए थे और इसकी जांच की थी, जिसमें ये पाया कि जो निर्माण कार्य पूरी तरह से अवैध था। इसका मतलब अब ये स्पष्ट हो चुका है कि आने वाले दिनों में नगर निगम की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से आरोपी प्रियांश विश्वकर्मा का जो अवैध निर्माण है, मकान है, वो भी तोड़ा जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुमन पुरोहित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे साथ शेयर करने के लिए। अब इसी के साथ चलते हैं विक्रम के साथ। विक्रम हमारे साथ ग्वालियर से जुड़ गए हैं। जी विक्रम जी, क्या हाल है ग्वालियर के और आज क्या खबरें हैं जो सुर्खियों में बनी रहेंगी? तो आज ग्वालियर में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुखदेव सिंह लाल ग्वालियर के दौरे पर हैं और 1 बजे कांग्रेस कार्यालय में जो 22 जुलाई को राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी का जो ग्वालियर दौरा है, जो उनकी रैली है, उसकी तैयारियों को लेकर, उसकी पूरी रणनीति को लेकर एक अहम बैठक करने जा रहे हैं। और इस बैठक में ग्वालियर चंबल संभाग के जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे वो जिलाध्यक्ष हो, विधायक हो, पूर्व विधायक हो, सभी लोग शामिल होंगे। मैं आपको बता दूं कि प्रियंका गांधी की इस रैली की जो पूरी तैयारी है, पूरी रूपरेखा है, वो दिग्विजय सिंह ही तय कर रहे हैं। और इस बैठक से जो पूरा स्वरूप है, किस तरह की रैली होगी, किस स्वरूप की होगी, वो सब तय किया जाएगा। साथ ही एक जिम्मेदारियां भी दी जाएंगी हर क्षेत्र के व्यक्ति को, हर इलाके के व्यक्ति को, हर ब्लॉक स्तर के नेता को, किस तरह से इस रैली में वो उनकी क्या जिम्मेदारी रहेगी, किस तरह से भीड़ जुटा जाएगी। और साथ ही अगर बात की जाए मुद्दों की, तो प्रियंका गांधी की इस रैली को लेकर जो कांग्रेसी नेता हैं, जो वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, उनका जो एक देखा जाए प्रयास ये है कि जो स्थानीय मुद्दे हैं, खासकर ग्वालियर चंबल के प्रदेश स्तर पर जो मुद्दे हैं, जो कांग्रेस बीजेपी को घेरने के लिए उठा रही है, उसके अलावा स्थानीय जो मुद्दे हुए ग्वालियर चंबल के, तो उसको प्रमुखता से उठाया जाए। तो ये तमाम चीजें हैं, तमाम बातें हैं, जिसको लेकर ही एक काफी अहम बैठक हो रही है। और इस बैठक के बाद जो 22 जुलाई को प्रियंका गांधी की होने वाली रैली है, उसकी पूरी रूपरेखा तैयार की जाएगी। हेमोदा। विक्रम, सिंधिया के गढ़ में दिग्विजय सिंह आज पहुंच रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। मतलब सिंधिया का गढ़ और दिग्विजय सिंह का पहुंचना क्या कुछ बता रहा है? देखिए, अब भी अगर देखा जाए पिछले 15 दिन से जो कांग्रेस की सक्रियता है इस क्षेत्र में, खासकर ग्वालियर चंबल में, तो आप कह सकते हैं कि पहले कभी कहा जा सकता है कि चुनाव में सुरक्षा के हिसाब से ये क्षेत्र काफी संवेदनशील है, लेकिन अगर अब देखा जाए तो राजनीति के हिसाब से उतना ही संवेदनशील नजर आ रहा है। क्योंकि पिछले 10 दिनों की बात की जाए तो तमाम बड़े नेता हैं, चाहे वो राष्ट्रीय महासचिव JP अग्रवाल हो, प्रदेश सह प्रभारी सिद्ध भाटिया हो, पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह हो,
पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय सिंह हो, और इसके अलावा तमाम पिछले 10 दिनों में देखा जाए तो कोई ना कोई बड़ा नेता ग्वालियर चंबल के क्षेत्र के दौरे पर है और लगातार बैठक और कार्यकर्ताओं से मिल रहा है और पूरी तरह से तैयारी है घेरने की। बीजेपी के साथ कांग्रेस की ये रणनीति है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को उन्हीं के गढ़ में घेरा जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चुनाव अगर देखा जाए बीजेपी सरकार के लिए तो एक साथ का सवाल है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी की साख दांव पे लगी है तो वो ज्योतिरादित्य सिंधिया है, क्योंकि इस क्षेत्र से आने वाले नतीजे ही बीजेपी में उनके कद को तय करेंगे। ये तय होगा कि क्या जो रुतबा है उनका, जो उनके परिवार का जो रुतबा है जिसके दम पर उन्होंने पिछली बार सरकार गिराई थी और बीजेपी में आकर बीजेपी लगे, क्या वो अभी भी कायम है या फिर वो रुतबा अब खत्म हो चुका है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं इस चुनाव को लेकर, और खासकर ग्वालियर चंबल की बात की जाए तो ये बीजेपी भी जानती है, कांग्रेस भी जानती है कि यही वो क्षेत्र है, अगर यहाँ एक बड़ी बढ़त लेते हैं तो प्रदेश की सत्ता हासिल करने में उनको कोई नहीं रोक सकता। जी मोला, जैसे कि विक्रम, अभी कोर कमेटी की मीटिंग में भी सिंधिया ने बोला कि हारी हुई सीटों से अभी से ही टिकट तय कर दें, लेकिन अभी तक कोर कमेटी की तरफ से कोई जवाब इस पर नहीं आया है सिंधिया को। देखिए मैं बताऊं, अगर बीजेपी की बात की जाए तो जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होती है उसके बाद ही टिकट के लिए जो टिकट बांटे जाते हैं, चर्चा होती है। तो बीजेपी में परिपाटी नहीं है कि बिना पार्लियामेंट्री बोर्ड के से पहले टिकट की चर्चा की जाए। हालांकि 4 जुलाई को जो भोपाल में बैठक हुई कोर कमेटी की, जिसमें शिवराज सिंह चौहान के अलावा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा बड़े नेता, तो जो सुझाव था ज्योतिरादित्य सिंधिया का अगर देखा जाए तो उनका सुझाव ये था कि लगभग 120 ऐसी सीटें थी जहां बीजेपी हारी थी। अगर उपचुनाव के बाद के नतीजों की बात की जाए तो लगभग 106 अभी भी ऐसी सीटें हैं जो बीजेपी हारी थी। तो उनका सुझाव था, ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये सुझाव था कि जो हारी हुई सीटें हैं उस पर अगर समय से प्रत्याशी घोषित करते हैं तो जो प्रत्याशी रहेगा उसको ज्यादा समय मिलेगा अपने क्षेत्र में काम करने के लिए, तो और उसका असर कहीं ना कहीं चुनाव में होगा। तो एक सुझाव है, हालांकि इस सुझाव को लेकर कोर कमेटी किसी और सदस्य ने फिलहाल कोई जवाब नहीं दिया है। मैं आपको बता दूं, बीजेपी में जो परिपाटी है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होती है और उसी बैठक के बाद टिकट तय की जाती है। एक सुझाव है, देखते हैं इसको सुझाव को जो पार्लियामेंट्री बोर्ड किस तरह से लेता है और कोर कमेटी किस तरह से लेती है। जी बोला। जी विक्रम, मतलब अगर हम दबाव की बात करें तो इस समय सिंधिया के ऊपर पूरा दबाव होगा अपने गढ़ को अपने कंट्रोल में रखने के लिए। जी बिल्कुल, आप देखें अगर बात 2018 की जाए तो ये पूरे भारतीय इतिहास की राजनीति में पहली बार ऐसा हुआ जब कहीं एक साथ इतनी सीटों पर उपचुनाव हुए। आप देखिए इतने बड़े स्तर पर इतनी सीटों पे उपचुनाव हुए। तो उपचुनाव का कारण ये था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक आरोप लगाया कि पार्टी में उनकी अनदेखी की गई, उसके बाद वो पाला बदलकर बीजेपी में आए। बिल्कुल। जी बिल्कुल, बीजेपी में आए। उसके बाद उपचुनाव हुए, उपचुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी सरकार बचाने में कामयाब हुई। लेकिन अब स्थितियां अगर ग्वालियर चंबल की देखी जाए तो थोड़ी अलग है, क्योंकि जो समन्वय है, चाहे वो सिंधिया समर्थक नेता हो चाहे बीजेपी के मूल कार्यकर्ता हो, उनमें जो आपसी सामंजस्य है उसकी कमी आप साफ देख सकते हैं, हर स्तर पर दिखते। टिकट की दावेदारी है तो जो बीजेपी के पहले नेता थे वो भी अब उसी सीट से दावेदारी कर रहे हैं, लगातार टिकट मांग रहे हैं, जिसपे अभी जो सिंधिया समर्थक नेता विधायक है। तो एक चुनौतियां बिल्कुल हैं, लेकिन साथ ही ये भी है कि इस चुनाव में जो ग्वालियर चंबल संभाग में बीजेपी का परफॉर्मेंस है, जो जिस हिसाब से रहेगा उसी हिसाब से आगे जाके ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो कद है, वो रुतबा है, क्या रहेगा पार्टी में, ये बिल्कुल तय होने वाला। और कांग्रेस इस चीज को अच्छे से समझती है, क्योंकि लगातार जो आप अभी फिलहाल कुछ दिनों से देखें तो कांग्रेस लगातार ये कोशिश कर रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में वो ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करे। तो ये इसी रणनीति पर कांग्रेस चल रही है। हालांकि अगर देखा जाए तो बीजेपी भी लगातार सक्रिय है। जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, पिछले 15 दिनों की बात की जाए तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 2 बार ग्वालियर चंबल के दौरे पर आ चुके हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार दौरा कर रहे हैं, हर हफ्ते में 2 से 3 दिन ऐसे होंगे जब वो इस क्षेत्र के दौरे पे। फिलहाल भी कल ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर के दौरे पे थे और आज अगर देखा जाए तो शिवपुरी और गुना के दौरे पे रहेंगे। तो देखिए, चुनावी 4 महीने बाद यहाँ चुनाव होने और उसको लेकर पार्टी सक्रिय है। लेकिन अगर बात की जाए इस क्षेत्र को लेकर, तो इस क्षेत्र को लेकर खासकर ग्वालियर चंबल को लेकर कांग्रेस का फोकस है वो अचानक बहुत बड़ा है। और अगर कुछ सर्वों की बात की जाए, जो अभी कुछ एजेंसियों के सर्वे हैं, उसमें भी स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि